सो हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आप सब लोगों को पता था कि मैं कर रहा था थराद से कैलाश मानसरोवर सोलो साइकिल यात्रा। वर्ल्ड में ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा था कि कोई अकेला इंसान साइकिल लेके कैलाश मानसरोवर यात्रा कर रहा है, और वो भी बाय रोड, जो कि ये राइड हमको वाया नेपाल होके करनी थी। लेकिन ये राइड फिलहाल हमने कैंसिल कर दी है। अभी थराद से कैलाश मानसरोवर सोलो साइकिल राइड अभी हमारी फिलहाल कैंसिल हो गई है। कैंसिल होने की वजह दो थी, एक थी बारिश और दूसरी थी नेपाल में कर्फ्यू और इमरजेंसी लागू हो गई थी, जिसकी वजह से टूरिस्ट को वहां पे नॉट अलाउड कर दिया था। अभी ये राइड कैंसिल क्यों हुई वो सब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताता हूँ। पहले अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं मंदा से शुरू ही कर रहा था। उस टाइम पे मेरी साइकिल बीच में बिगड़ी थी। उस दिन बारिश भी बहुत स्टार्ट हो गई थी। अभी जैसे तैसे करके मैं सिरोही तो पहुंच गया था। सिरोही पहुंचने के बाद बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजस्थान का सबसे बड़ा डैम झवाई डैम के सारे दरवाजे खोल दिए थे। पानी ओवरफ्लो होके जा रहा था। सारे रास्ते सब कुछ ब्लॉक हो गया था। मतलब वहां से सुमेरपुर, पाली, जोधपुर, अजमेर, ब्यावर, जयपुर सभी रूट बंद हो गए थे। हालांकि आपको पता था कि सिरोही के बाद सुमेरपुर, पाली, ब्यावर होके हमको जाना था। 2 दिन में वहां पे रुका, लेकिन फिर कुछ भी हुआ नहीं। मतलब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैंने ये प्लान किया कि चलो अभी मैं साइकिल वहां पे रख देता हूँ, और बाद में जब बारिश बंद होगी फिर वहां से मैं ये साइकिल राइड अपनी कंटिन्यू चालू कर दूंगा। फिर मैं आ गया अपने घर थराद, और थराद आया। उस टाइम पे बीच में मेरे को पता चला बारिश तो ओके हो गई, उसमें कोई और दिक्कत नहीं आई थी, रास्ते भी सब खुल गए थे। लेकिन उस बीच हमको ये न्यूज मिला कि नेपाल में अंदर कर्फ्यू फैल गया है और इमरजेंसी लागू हो गई है, जिसकी वजह से टूरिस्टों को वहाँ पे अलाउ भी नहीं कर रहे, कोई परमिशन ही नहीं दे रहे। हम लोगों को जाना था वाया लखनऊ होके, लखनऊ से बारिश होके सनौली बॉर्डर होके हमको एंट्री करनी थी। अभी ऐसा क्यों हुआ? तो वहां पे सितंबर 4 सितंबर के दिन एक न्यूज आती है जिसके अंदर नेपाल में सारे सोशल मीडिया एप्स बैन हो गए। मतलब मानो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी प्रकार के जितने ऐप थे वो सब बैन हो गए। उस वजह से जेन कम्युनिटी और मतलब बहुत सारे लोग में एक तरह से आक्रोश फैल गया था। और ये आक्रोश इतना बढ़ गया था कि एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे इतनी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है और इतने सारे लोगों का वो हाल हुआ है। मतलब मैं ज्यादा तो खुल के बता भी नहीं सकता। से लोगों में इतना आक्रोश बढ़ गया था कि लोगों ने प्रॉपर्टी जलाना शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी को डैमेज करना शुरू कर दिया। ये सब गाइस इतना बढ़ गया था कि पुलिस और आर्मी को हैंडलिंग सब अपने हाथ में लेना पड़ा, और इसकी वजह से आर्मी और पब्लिक दोनों आमने सामने आ गई। अभी इस दौरान बीच में मैंने आपको बताया था कि जेनजेड। अभी जेनजेड क्या है? तो जेनजेड वो कम्युनिटी है, ज्यादातर उसमें 13 साल से 28 साल के बीच में जितने भी लोग हैं वो आते हैं, और उन एक तरह से देखा जाए तो उनकी अलग ही लाइफस्टाइल है, एक अलग ही उनका कल्चर है, उनकी वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। हालांकि उन लोगों में ज्यादातर इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ब्लॉग बनाना, ऐसा मतलब बहुत कुछ वो लोग जनरेशन के हिसाब से चलते हैं। सही है, बहुत सही है। अभी ये सब क्यों हुआ? और अभी मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये सब इतना प्रॉपर्टी को जलाना, डैमेज करना और आर्मी पब्लिक आमने सामने आ गई, तो ये सब क्यों हुआ? तो 4 सितंबर को जब बैन लगा दिया ये सब ऐप से, तो उस हिसाब से पब्लिक में आक्रोश फैलना स्टार्ट हो गया था। उस दौरान फिर बाद में उन लोगों ने ये जो उनका जो नियम था, बैन भी लगाया था, वो बैन उन्होंने हटा दिया। लेकिन फिर भी उन लोगों के अंदर ये जो आक्रोश था वो भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इसकी वजह ये नहीं थी
इसकी वजह कुछ और भी थी। इसके अंदर मान लो भ्रष्टाचार, करप्शन इतना बढ़ गया था नेपाल के अंदर, उस वजह से पब्लिक को खुद ही सब हाथ में लेना पड़ा। एक तरह से देखा जाए तो वहां पे बेरोजगारी बहुत है। मान लो 5 लोगों में से एक इंसान बेरोजगार है। वहां पे जॉब्स की बहुत दिक्कत है। वहां पे लोगों को बाहर जाना पड़ता है। मैं जब मान लो हमारे इंडिया जैसा नहीं है, हमारे इंडिया में ये सब सोशल मीडिया के आप देखो तो यहाँ पे कोई बैन जैसा कुछ है ही नहीं। सब कुछ मतलब मान लो आप जो भी यूज कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे नेटवर्क मोबाइल हिसाब से बहुत कुछ आगे है। हमारा इंडिया में बहुत कुछ, उस हिसाब से नेपाल में कुछ भी नहीं है। नेपाल में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है कि वहाँ पे अभी अच्छे रोड भी नहीं है। अच्छी मतलब मैं जिस जगह पे जाने वाला था कैलाश मानसरोवर, अभी फिलहाल मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, लेकिन जाता तो मैं बताता कि वहाँ की रोड की कंडीशन क्या है। मान लो लेह लद्दाख तो बहुत अच्छा हमारा, इतना वहाँ पे ज़्यादा ऑफ रोड था। वहाँ पे नेटवर्क का इश्यू बहुत रहता है। कई कई जगह ऐसी जहाँ पे कोई नेटवर्क ही नहीं है। पूरे गांव के अंदर कहीं पे बिजली नहीं है। ये लोगों में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया था और लोगों में फिर इतना आक्रोश बढ़ गया था कि वो लोग पूरी सरकार गिराने पे आ गए थे और फाइनली सरकार गिर भी गई। उस दौरान केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा भी दे दिया पीएम पद से। पूर्व पीएम की पत्नी भी चला दी गई। ये जो हिंसक मामले जो जितने भी हुए उसमें तो बहुत कुछ हुआ, बहुत प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। इस दौरान मेरा वहाँ पे जाना सेफ नहीं है। मैं चाहूँ तो भी वहाँ पे अभी नेपाल में एंट्री नहीं ले सकता। बाय प्लेन जा सकता हूँ लेकिन वो मेरे को जाना नहीं है। बाय रोड मेरे को जाना है तो इस साल वो अभी मुमकिन नहीं है। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन मेरे को परमिशन ही नहीं मिल रही वहाँ पे जाने की। तो फिलहाल अभी ये राइड मेरे को यहीं पे स्टॉप करनी होगी। हाँ, ये ब्लॉग ख़त्म नहीं हो गए, पर डे बाय कुछ ना कुछ नया नया मैं लाता रहूँगा। और दूसरा, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आई होप सब कुछ अच्छा ही होगा। अभी नेपाल में सब शांत हो जाए ताकि टूरिस्ट का आना जाना सब स्टार्ट हो जाए। तो उस वजह से क्या कि और लोगों को घूमने की इच्छा बहुत होती है हमारे जैसे कि, तो हम लोग जा सके। आप सब लोगों को प्रार्थना करना कि जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व हो जाए। बस यही रीज़न था कि मैंने नेपाल राइड क्यों कैंसिल की। अपनी ड्रीम राइड थी ये, 7 साल से सपना देख चुका था। लद्दाख जैसे ये भी राइड मेरे को कैंसिल करनी पड़ी। मतलब मेरी हालत आप समझ सकते हो कि कैसी है। सो आई होप आप सब लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और लास्ट जो 3 हमारे एपिसोड है उसमें आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, बस ऐसे ही देते रहना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव।